हेलो बंटर लोग। वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। डेटा मॉडलिंग की सीरीज में आज अपन दूसरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो अपन ने डेटा मॉडलिंग के लिए पहले बना के रखा है। पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग का ये दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, आज अपन डेमो देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये अपन की वेबसाइट है data2infolabs.com, यहाँ जाके विजिट करने का, आर्टिकल्स पढ़ने का। डेटा मॉडलिंग का आर्टिकल अपन ने पहले ही लिख के रखा है, यहाँ पे सारी थियरी है, जाके पढ़ने का। ठीक है, आ जाते हैं अपने पावर बीआई में। तो आज अपन क्या देख रहे हैं, आज अपन डेमो देख रहे हैं डेटा मॉडलिंग का, कि पावर बीआई में डेमो कैसे करते हैं। मैं देखो पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा, एडवांस लेवल पे नहीं बताऊंगा, मैं बेसिक लेवल पे बताऊंगा। जो बेसिक स्टेप्स होते हैं डेटा मॉडलिंग के, वो कैसे करने का। ओके, ऑलराइट, लेट मी टेल यू द स्टेप्स दैट वी टुक लास्ट टाइम। आई बिलीव इट इज समवेयर हियर, यस इट इज हियर। ये देखो, I believe we saw these 5 to 6 steps, right? What is data modeling is all about. We saw what is normalization and denormalization. We also saw about star schema, fact tables, dimensional tables, right? We also learn about fundamentals of relationships, right? What is cardinality, one to one, one to many, many to many, right? We also look to the definition of cross filtering direction, like single or bidirectional, right? Then active relationship and inactive relationship, we also saw that one. Now here is the definition of active and inactive relationship. You can pause the video and have a look at it. Alright, कुछ पॉइंट टू रिमेंबर वाले भी चीज़ें हैं, तो हम ये भी देखेंगे, बट इसको ना डेमो के थ्रू ही देखेंगे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में क्या कर रहे हैं, आज की वीडियो में ये कुछ 7-8 पॉइंट्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके थ्रू ही हम एक डेमो देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग कैसे की जाती है ना। हम बेसिक स्टेप्स ही देख रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो डेटा मॉडलिंग तो तुमको पता ही है ना, मैं डेफिनेशन वगैरह पे फिर नहीं जाऊंगा। ठीक है, एक बार ही बता देता हूँ सिर्फ। डेटा मॉडलिंग इज नथिंग बट ब्रिंगिंग मल्टीपल टेबल्स टुगेदर एंड ड्राइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, ऑलराइट, so that you can create visuals, write reports and dashboards. Okay, you can put filters and group by all those stuffs from tables to tables. Okay, so ये बात है। तो अपन क्या देखेंगे, ये बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट डेटा टेबल्स। ठीक है, जो भी अपने टेबल्स होंगे, अपन आ जाते हैं प्यारे पावर बीआई में। ये रहा अपना प्यारा पावर बीआई। कुछ डेटा अपना इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ डेटा है, मैं वो एक्सेल शीट ये कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। आजा बेटा आजा। तो देखो, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, अपन क्या कर रहे हैं, मैं कुछ 7-8 ये ले लेता हूँ, टेबल्स ले लेता हूँ। कितने लूँ, हाँ 7 टेबल्स ले लेता हूँ। इसको कर देता हूँ लोड। तो देखो, मैंने पिछली बार बताया था कि डेटा मॉडलिंग में कौन सी मॉडलिंग टेक्निक्स होती है ना। कुछ डेटा वेयर हाउसेस के स्कीमाज होते हैं, माने डेटा बेसिस के स्कीमाज होते हैं। तो कौन सा यूज़ करने का, अपन ने मॉडलिंग टेक्निक यूज़ की थी, है ना। आई मीन देखा था मॉडलिंग टेक्निक माने क्या होता है, हमने स्टार स्कीमा के बारे में जाना था, है ना। तो उसी पे हम एक डेमो भी देखेंगे आज। ठीक है, उसी पे स्टार स्कीमा पे ही डेमो देखेंगे, और जैसे जैसे डेमो देखेंगे वैसे वन लाइनर में डेफिनेशन भी बताता रहूँगा। ठीक है, वैसे अगर तुमको थियरी देखनी है तो तुम पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, तो उसमें मैंने पूरी थियरी बताई हुई है। हो जा बेटा, लोड हो जा, अच्छा अच्छा। तो मैंने 7 स्टेबल्स लिए, ठीक है। तो उस 7 स्टेबल्स में मैं बताऊंगा कि अपन ने कुछ टेबल लिए हैं फैक्ट टेबल और कुछ डायमेंशनल टेबल्स। अब ये फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल्स क्या होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक से तुम जाके चेक कर सकते हो। तो जितना बड़ा डेटा होगा उतना टाइम लगेगा इसको लोड होने में। ठीक है, तो जो लोडिंग वाले जो चीज़ें होती है उसमें भी 3 वेव्स होते हैं, 3 या 4। जैसे इंपोर्ट किया, अपन ने इंपोर्ट किया है ना, इंपोर्ट वाला वे होता है, एक डायरेक्ट क्वेरी वाला वे होता है, एक होता है लाइव कनेक्शन, और एक होता है कंपोजिट कनेक्शन, कंपोजिट मोड। तो ये स्टोरेज के वेज है, इसके बारे में भी अपन वीडियो बनाएंगे बाद में कभी। एनीवेज, ये देखो, ये है अपने टेबल्स। कितने 7 टेबल्स हैं। कस्टमर टेबल है, डेट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, रीसेलर टेबल है, सेल्स टेबल है ना, सेल्स ऑर्डर है, सेल्स टेरिटोरी है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अभी ये सारे टेबल जो है ना, डेटा को क्लीन करके
ये सारा डेटा एक डेटा इंजीनियर अपन को देगा. Data engineer will give these tables to us, this all data set to us. Now what is our task is we have to make relationship between those tables, right, between columns of the respective tables, and use these relationships to create visuals using filtering and grouping. Alright, so मैं एक बार tables आपको बता देता हूँ, एक tables बता देता हूँ, ठीक है. सबसे पहले देखो ये सेल्स वाला टेबल, ये सेल्स वाला टेबल सबसे बड़ा है, इसकी साइज भी सबसे बड़ी है, ठीक है. तो इसमें कुछ कीज़ है, कीज़ और आईडीज़ होगी, ठीक है. उसके बाद राइट साइड में देखोगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होगी, क्वांटिटी, प्राइस, यूनिट प्राइस, अमाउंट, डिस्काउंट, कॉस्ट, सेल्स अमाउंट एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है. तो ये तो सेल्स में आ गया. उसके बाद कस्टमर में देखो, कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है. कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, कौन से सिटी से है, कौन से प्रोविंस से है ना. तो ये सारी चीज़ें. उसके बाद प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट की जानकारी होगी, प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज, कौन से मॉडल है, कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्या है. तो ये सारी चीज़ें. डेट में डेट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, है ना. टेरिटोरी के टेबल में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगी. ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर की इंफॉर्मेशन होगी. तो ये अलग अलग टेबल्स हमें डेटा इंजीनियर ने बना के दिए हैं सपोज, और हमें उसके बीच में डेटा मॉडलिंग करनी है. तो जब भी तुम पावर बीआई में पहली बार आओगे तो क्या होगा, हम चले जाते हैं मॉडल व्यू पे. ये देखो हमारे पास 7 टेबल्स हैं, ये है 7 टेबल्स, राइट. इस 7 टेबल्स में इन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, पावर बीआई ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया और रिलेशनशिप्स मुझे तैयार करके दे दिए. ये देखो, देयर आर मेनी रिलेशनशिप्स दे ऑलरेडी हैव क्रिएटेड. तो ये तो एक वे हो गया कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बनाने का, ठीक है. मैं और एक दो वेज बताऊंगा, बट अपन ऐसे नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने क्रिएट कर दिया. मैं चाहता हूँ कि अपन मैन्युअली इसको क्रिएट करें, ठीक है. तो इस रिलेशनशिप्स को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है. हर एक रिलेशनशिप को मैं निकाल देता हूँ और मैं उसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ. तो हर एक रिलेशनशिप को निकालना पड़ेगा एक एक करके मेरे को. और मैं फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं वहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल को कैसे आइडेंटिफाई करने का. हो जाए बेटा डिलीट, ये टाइम लेता है डिलीट होने में. एक एक कौन सा रह गया, हाँ ये रह गया. तो अभी देखो अपने पास कितने 7 टेबल्स है, किसी में भी रिलेशनशिप नहीं बनी है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं बनी है. ओके, तो तुम राइट साइड में डेटा पेन देख सकते हो, यहाँ पे डेटा एक मॉडल एक्सप्लोरर होगा, यहाँ पे तुम्हारा सिमेंटिक मॉडल का स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर. यहाँ पे देख सकते हो तुम कितने रिलेशनशिप्स है तुम्हारे पास, कितने कैलकुलेशन ग्रुप्स है, कितने मेजर्स है, कितने पर्सपेक्टिव है, कितने टेबल्स है, और इसमें कितने रोल्स है. रोल्स माने कुछ सिक्योरिटी रोल्स होते हैं वो वगैरह, ठीक है. तो यहाँ पे मैं नहीं जाता, मैं फिलहाल फोकस करूँगा डेटा मॉडलिंग पे. तो डेटा मॉडलिंग पे तुम्हारे पास हो सकता है कि अलग अलग टेबल्स में डेटा आए, या दूसरा केस भी हो सकता है कि सारा डेटा एक ही टेबल में आए. जब सारा डेटा एक ही टेबल में आए और तुम मैनेज कर सकते हो तो इट्स ओके, बट तुम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो तुम उसको क्या करोगे, डीनॉर्मलाइज करोगे. एक बड़े से लार्ज टेबल को डीनॉर्मलाइज करोगे, मतलब सॉरी नॉट डीनॉर्मलाइज, तुम उसको नॉर्मलाइज करोगे. आई मीन तुम उसको डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करोगे, ठीक है. जैसे तुम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाला टेबल अलग से बनाओगे, ठीक है, इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शनल डेटा होगा, अमाउंट, सेल्स, जैसे डिस्काउंट, यूनिट प्राइस, इस तरह से, ठीक है. एक जियोग्राफिकल टेबल अलग से बनाओगे जिसमें सिर्फ जियोग्राफिकल कॉलम्स होंगे, जैसे कंट्री, सिटी, है ना, टेरिटोरी, रीजन, पोस्टल कोड, ईमेल, इस तरह के. फिर एक डेट वाला कॉलम बनाओगे, उसमें डेट के बारे में जानकारी होगी, ठीक है. ऑर्डर्स वाला टेबल बनाओगे, उसमें ऑर्डर्स वाली जानकारी होगी, ठीक है. कस्टमर वाला टेबल बनाओगे, उसमें सिर्फ कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर की आईडी होगी, ठीक है. प्रोडक्ट वाला टेबल बनाओगे, उसमें प्रोडक्ट का नाम होगा, प्रोडक्ट आईडी होगी, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी. तो इस तरह से अलग अलग टेबल बना सकते हो. तो उसी केस में ये नॉर्मलाइजेशन डीनॉर्मलाइजेशन आता है. इसके बारे में अपन ने विस्तार से जाना पिछली वीडियो में, तुम वो देख सकते हो, ठीक है. तो
पहली स्टेप पार हो गई, अपन ने डेटा इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, चेक इफ डेटा इज क्लीन। देखो अगर तुम्हारा डेटा क्लीन नहीं है, तुम्हें लग रहा है, तो तुम अपने डेटा इंजीनियर के पास जाओ, उसको बोलो भाई तू अपना डेटा क्लीन कर पहले और उसके बाद ही मेरे को दे, ठीक है। अदरवाइज तुम भी क्लीन करने का काम कर रहे हो तो तुम खुद ही क्लीन कर लो, ठीक है। अपन ने क्लीन कैसे करते हैं वो पावर क्वेरी एडिटर पे अपन ने वो देखा है पहले, ठीक है। तो ये बात है। थर्ड स्टेप क्या है, चेक फॉर डेटा टाइप्स ऑफ रिलेटेड कॉलम्स फ्रॉम टू टेबल्स। अब देखो तुम दो टेबल के बीच में जब रिलेशनशिप बनाते हो तो किस आधार पे बनाते हो, तुम इस आधार पे बनाते हो कि उस दो टेबल में कोई ऐसा कॉमन कॉलम होगा, है ना। उस कॉमन कॉलम का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर दो कॉलम्स का डेटा टाइप आई मीन टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट ही होना चाहिए, न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल ही होना चाहिए, है ना। मतलब मैं कीज, कोड्स और आईडीज की बात कर रहा हूँ, ओके। इसी को हम फॉरेन की और प्राइमरी की में अलग अलग करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि ये डेटा टाइप पहले चेक करने का, कैसे चेक करने का, पावर बीआई पे आते हैं। अब डेटा टाइप तो तुम चेक करोगे तो कहाँ पे करोगे, तुम इधर ही जाओगे, ट्रांसफॉर्म डेटा करके पावर क्वेरी एडिटर पे जाओगे, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर पे जाने का ये देखो ये रहे अपने टेबल्स, है ना। अब हर एक टेबल के लिए तुम व्यू पे जाओ, व्यू पे कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो, ठीक है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको क्या पता चलेगा कि कितने परसेंट यूनिक है, 100% यूनिक है कि नहीं है कोई प्रोडक्ट, ठीक है। कोई कॉलम जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये 13% यूनिक है, इसमें 100% यूनिक है, इसमें 0% यूनिक है। तो ये यूनिकनेस देखो, ठीक है। उसके बाद उसका टाइप देखो, तो ये टाइप यहाँ से पता चलेगा। अगर जो भी टाइप तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एप्रोप्रिएट टाइप तुम्हारे कॉलम के लिए, तुम्हारे डेटा के लिए, ठीक है। तो ये टाइप चेक करना पहले ज़रूरी है, तो ये एक पहली स्टेप होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि कितने यूनिक है और कितने यूनिक नहीं है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से टेबल में यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, कौन से टेबल में डुप्लीकेटेड रिपीटेड वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अब देखो अपने स्टार स्कीमा में दो टेबल्स आते हैं, फैक्ट टेबल और डायमेंशनल टेबल्स, है ना। ये दो तरह के टेबल्स आते हैं। फैक्ट टेबल एक ही होगा, डायमेंशनल टेबल्स मल्टीपल हो सकते हैं, डायमेंशनल टेबल्स मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे जैसे ये देखो यहाँ पे एक ही फैक्ट टेबल है, ये सेल्स टेबल जो है यही है फैक्ट टेबल, और इसके सराउंडिंग में ये सारे डायमेंशनल टेबल्स, ठीक है। तो ये सारा मिल के एक स्टार स्कीमा बनाता है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये कैसे पता करें कि कौन सा फैक्ट टेबल होना चाहिए और कौन सा डायमेंशनल टेबल होना चाहिए। हमारे पास तो 7 टेबल्स है, इसमें से कौन सा फैक्ट होना चाहिए। अब फैक्ट टेबल के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक जान लो, उसको समझने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं मुझे इसी टेबल को फैक्ट टेबल बनाना है। सबसे पहली चीज साइज देखने का। फैक्ट टेबल में सबसे बड़ी चीज होती है, वो जो विजिबल होती है वो होती है साइज। फैक्ट टेबल का साइज सबसे बड़ा होता है, और डायमेंशनल टेबल्स जो होते हैं बाकी उसके साइज कम होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। फैक्ट टेबल में ट्रांजैक्शनल डेटा होगा मोस्टली, न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे, ठीक है। जैसे अमाउंट हो गया, यूनिट प्राइस हो गया, है ना, टोटल अमाउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो इस तरह की चीज़ें होती है फैक्ट टेबल में, ठीक है। तुम क्या कहते हो उसको, फिल्टरिंग करते हो, ग्रुपिंग करते हो, है ना, एग्रीगेशन फंक्शंस लगाते हो ऑन विजुअल्स, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट टेबल में होती है। तुम मतलब एक नया जो डेटा आता है वो मोस्टली फैक्ट टेबल में ऐड होता रहता है, ठीक है। नया ट्रांजैक्शनल डेटा, नए नए इवेंट्स, ये फैक्ट टेबल में होते हैं। डायमेंशनल टेबल में क्या होता है फिर, डायमेंशनल टेबल यानी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैक्ट टेबल्स, इट्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर फैक्ट टेबल्स, है ना। तो डायमेंशनल टेबल में ना रिपीटेड वैल्यू नहीं होगी, यूनिक वैल्यूज होगी। क्या होगी, यूनिक वैल्यूज। जो रिपीटेड वैल्यूज जो होती है वो फैक्ट टेबल में होती है, डायमेंशनल टेबल में नहीं होती। डायमेंशनल टेबल का साइज भी छोटा होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट योर डेटा, राइट। तो ये बात है। और एक बात समझ लो, फॉरेन की और प्राइमरी की, अब इसके बारे में भी जानना जरूरी है। फॉरेन की कहाँ पे होगी, ये होगी फैक्ट टेबल पे, और प्राइमरी की कहाँ पे होगी, वो होगी डायमेंशनल टेबल पे। क्यों, प्राइमरी की मतलब यूनिक वैल्यूज, डायमेंशनल टेबल में हमेशा यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, यूनिक माने उसमें नल नहीं होता। और फॉरेन की होती है फैक्ट टेबल पे, मतलब वहां पे रिपीटेड वैल्यूज हो सकती है, डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, पर नल वहां पर भी नहीं होगा, ठीक है।
ये देखो, ये सेल्स टेबल जो है ये है अपना फैक्ट टेबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कीज है वो 100% यूनिक है। ठीक है, 100% यूनिक है। कई कुछ कुछ कीज ऐसे भी है जो 100% यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्ट टेबल हो सकता है, ये 100% यूनिक नहीं है। यहाँ पे कुछ रिपीटेड वैल्यूज भी है ना, बट नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, बट रिपीटेड वैल्यूज है। जहाँ पर भी रिपीटेड वैल्यूज है वो अपना फॉरेन की वाला टेबल हो गया। ठीक है, यानी फैक्ट टेबल हो गया। अब इस फैक्ट टेबल के अलावा जो दूसरे टेबल से वो देखो, कोई और टेबल देखो, वहाँ पे देखो जो कीज है या फिर आईडीज है वो 100% यूनिक होती है, हमेशा 100% यूनिक होती है हर एक की। ठीक है, मैं सिटी वगैरह नहीं बोल रहा, ये तो डेटा हो गया है ना। मैं आईडीज की बात कर रहा हूँ, आईडीज और कीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही जो होती है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, ये आईडीज और कीज, ठीक है, या फिर यूनिक कॉलम्स, यही है जो रिलेशनशिप डॉट टेबल में बनाने के लिए काम आते हैं। ऐसी चीजें जैसे डेट में देख लो, है ना, एकदम यूनिक यूनिक है, सारे यूनिक है। ऑर्डर में देख लो, यूनिक है। देखो ये कीज यूनिक है ना। तो ये बात है। तो अपन ने अभी क्या समझा कि डायमेंशनल टेबल को कैसे आइडेंटिफाई करने का और फैक्ट टेबल को कैसे आइडेंटिफाई करने का। अब विजुअलाइजेशन के रूप में भी इसको थोड़ा समझो। तुम जब विजुअलाइजेशन बनोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई विजुअलाइजेशन बनाओगे, ठीक है, बार चार्ट वगैरह बनाओगे, तुम देखो फैक्ट टेबल के जो कॉलम्स होते हैं ना, उससे तुम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं लगा पाते। बट डायमेंशनल टेबल के जो कॉलम्स होते हैं तुम उसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लगा पाते हो। जैसे डेट हो गया, है ना, मंथ हो गया, है ना, कोई चैनल का नाम हो गया, या फिर कोई रीजनल स्टेट वैल्यू होगी, जियोग्राफिकल, है ना, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे तुम लगा सकते हो। बट जो फैक्ट टेबल के कॉलम्स होते हैं तुम उस पर एग्रीगेशंस लगा सकते हो, उसके तुम सम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। तुम उसको एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं लगा सकते, समझे। तो ये बात है। तो इस तरह से भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर विजुअलाइज कर पाओ तो। बहुत बढ़िया। देखो ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड फॉरेन की कॉलम्स। देखो ये भी कर लिया अपन ने, कॉलम्स नहीं, आई मीन टेबल होना चाहिए यहाँ पे, टेबल्स। ठीक है, आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड फॉरेन की टेबल्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद पर्पस ऑफ डेटा मॉडलिंग, में ये भी एक डेमो से बताऊंगा कि डेटा मॉडलिंग का एक्चुअल पर्पस क्या है। ठीक है, मैं पावर क्वेरी एडिटर निकाल देता हूँ, मुझे सिर्फ ये बताना था कि यूनिक वगैरह कैसे होता है, तुम डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हो। हाँ, आजा बेटा। हाँ, तो अब देखो, अब किसी भी टेबल के बीच में, ये सारे टेबल जो है अपने पास, किसी भी टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है अपने लगाई है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर रिलेशनशिप कोई भी नहीं होती है किसी भी टेबल के बीच में तो डेटा कैसा दिखता है। मैं चला जाता हूँ रिपोर्ट व्यू पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ कुछ डेटा अपने टेबल में, एक टेबल ले लेता हूँ विजुअल। आजा बेटा, इसको थोड़ा और लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं दो अलग अलग टेबल से डेटा ले लेता हूँ, एक एक कॉलम। ठीक है, मैं चला जाता हूँ प्रोडक्ट टेबल पे। प्रोडक्ट टेबल पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट नाम का कॉलम। ठीक है, उसमें सारे प्रोडक्ट के नाम्स आएंगे, ये देखो ये सारे प्रोडक्ट के नाम से। ठीक है, फिर चला जाता हूँ मैं, कहाँ चला जाता हूँ मैं, सेल्स टेबल पे चला जाता हूँ। सेल्स टेबल पे मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस ली, बहुत बढ़िया। तो ये रहा डेटा। अब थोड़ा इस डेटा पे गौर करो, हर एक डिफरेंट प्रोडक्ट नेम के लिए उसने मुझे सेम यूनिट प्राइस दिखाई भाई। देखो सेम तो सेम है, वही रिपीट हो रही है। ये कैसे हो गया? उसने उस कॉलम पे गया यूनिट प्राइस की, उसको सम किया और वही सम हर एक रो में मुझे दिखा रहा है। ये कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो दो टेबल है, प्रोडक्ट टेबल और सेल्स टेबल, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। उसके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इसलिए वो थोड़ा फिल्टर नहीं कर पा रहा, उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। ठीक है, उसने बाय डिफॉल्ट सम करके उसका दे दिया, हर एक रो में उसको फिट कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे वापस मॉडल व्यू पे, और ये जो फैक्ट टेबल है सेल्स टेबल और ये प्रोडक्ट टेबल है डायमेंशनल टेबल, इसके बीच में ना रिलेशनशिप बनाते हैं। अब देखते ही रिलेशनशिप बनाने के बाद किस तरह से अपन को डेटा दिखाई देता है। अब थोड़ा इस पर गौर करो, मैं रिलेशनशिप बनाने जा रहा हूँ। अब रिलेशनशिप जब बनाऊंगा मैं, इधर आ जाओ बेटा। हाँ, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि प्राइमरी की कहाँ पे होना चाहिए और फॉरेन की कहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था फैक्ट टेबल पे होना चाहिए फॉरेन की, है ना।
क्योंकि यहाँ पे रिपीटेटिव वैल्यूज होती है, और डायमेंशनल टेबल पे यानी प्रोडक्ट टेबल पे होना चाहिए प्राइमरी की, यहाँ पे यूनिक वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर देखो एक कॉलम है प्रोडक्ट की करके, और सेल्स टेबल पर भी एक कॉलम है प्रोडक्ट की करके। तो इन दो कॉमन कॉलम्स के बीच में मैं रिलेशनशिप बना लेता हूँ ताकि दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बन जाए। तो ऐसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ड्रैग करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तुम वाइस वर्सा भी कर सकते हो। तो जैसे मैं ड्रैग करके छोड़ देता हूँ एक रिलेशनशिप तैयार हो जाती है। ये देखो ये डंडी आ गई। तो ये कौन सी रिलेशनशिप बनी? ये बन गई वन टू मेनी रिलेशनशिप। ये दिख रहा है यहाँ पे वन दिख रहा है और यहाँ पे मेनी यानी स्टार दिख रहा है। तो ये वन टू मेनी रिलेशनशिप बन गई भाई, बहुत बढ़िया। रिलेशनशिप का डायरेक्शन कौन सा है? ये देखो डायरेक्शन का जो एरो है ये इस तरफ है, सेल्स टेबल की तरफ। मतलब प्रोडक्ट टेबल से फिल्टर होके जाएगा सेल्स टेबल इस तरह से, है ना। तो ये डायरेक्शन है फिल्टर का, फिल्टर डायरेक्शन, बहुत बढ़िया। ये एक्टिव रिलेशनशिप है बाय द वे। ये भी मैं बताऊंगा कि एक्टिव रिलेशनशिप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पर जब इस रिलेशनशिप पे तुम होवर करोगे ये दो जो कॉलम्स है वो हाईलाइट हो जाएंगे प्रोडक्ट की वाले, है ना। प्रोडक्ट टेबल में प्राइमरी की, सेल्स टेबल में फॉरेन की होगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तुम इसको ऐसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके उसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। तो देखो अभी हमने ये बनाया है, रिलेशनशिप बनाया है। अब हम रिपोर्ट व्यू में वापस जाते हैं और देखते हैं अपना डेटा चेंज हुआ क्या। हाँ देखो अपना डेटा चेंज हो गया है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये क्या हो गया, हर एक नए प्रोडक्ट के लिए उसने अलग से अपना डेटा यूनिट प्राइस शो करा, क्योंकि हमने दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाया है। तो ये काम आता है, इसलिए काम आता है ये डेटा मॉडलिंग, है ना। तो ये करेक्ट रिजल्ट बताता है, बहुत बढ़िया। तो ये तो अपन ने दो टेबल के बीच में ये बना लिया है। अभी बाकी टेबल्स के बीच में भी रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है। जैसे टेरिटरी टेबल है, इस टेरिटरी टेबल का एक सेल्स टेरिटरी की वाला कॉलम है, और सेल्स टेबल में एक और कॉलम होगा टेरिटरी के लिए, मेरे ख्याल से निचू है मेरे ख्याल से, हाँ। तो यहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं फिर से, इधर से भी बन जाएगा। आजा बेटा, ये देखो ये बन गया, बहुत बढ़िया। ये तो ये भी वन टू मेनी रिलेशनशिप बन गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं, ये ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल में कुछ कॉलम है अपने पास। हाँ, ये ऑर्डर लाइन की वाला कॉलम है, मैं ये ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ये ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर ऑर्डर्स लाइन की, हाँ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक दूसरा रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखो एक मैनेज रिलेशनशिप वाला भी ऑप्शन होता है, तुम यहाँ पे जाकर भी रिलेशनशिप बना सकते हो। ये न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे टेबल्स को सिलेक्ट करो, जैसे ये मैंने रीसेलर टेबल को सिलेक्ट किया, नीचे मैं सेल्स टेबल को सिलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पे रीसेलर की नाम कॉलम को सिलेक्ट करा, यहाँ पर भी एक कॉलम को सिलेक्ट करा रीसेलर की। इन दो कॉलम्स के बीच में कार्डिनलिटी में वन टू मेनी रखता हूँ, यह मैं बताऊंगा इसके बारे में बात। क्रॉस फिल्टर भी यही रखते हैं, ठीक है। ओके दबा देता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन जाएगा इन दोनों के बीच में, ये देखो रिलेशनशिप बन गया, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक तरीका होता है रिलेशनशिप बनाने का, है ना। एक ऑटोमेटिक तरीका भी होता है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट, वो भी मैंने बताया, ठीक है। ये इसका भी रिलेशनशिप बना लेते हैं। कस्टमर की, कस्टमर का है क्या मेरे पास? भाई कस्टमर का होगा तो तुम बताना यार। कस्टमर की, हाँ ये रहा। तो ये बात है, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हो। देखो ये अपना स्टार स्कीमा हो गया, बीच में फैक्ट टेबल, बाकी सराउंडिंग डायमेंशनल टेबल्स, ठीक है। ये डेट वाला भी ज्वाइन कर लेते हैं। डेट में क्या करते हैं, डेट की है अपने पास, इस डेट की को मैं, यहाँ पे कोई है क्या डेट वाला? हाँ शिप डेट की है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, उसको कर देता हूँ ऑर्डर डेट की है, सॉरी ऑर्डर डेट की को कर लेता हूँ मैं रिलेशन में ऐड, बहुत बढ़िया। तो अपन आते हैं अपने लिस्ट पे और देखते हैं और क्या बच गया। ये मैंने पर्पस बता दिया डेटा मॉडलिंग का, ठीक है। अब कुछ रिलेशनशिप क्रिएट करते बिटवीन टू टेबल्स, वो भी करके बता दिया, ठीक है। मैं कार्डिनलिटी चेक करने वाला बता देता हूँ कि कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनलिटी माने रिलेशनशिप्स बिटवीन टू टेबल्स, वन टू वन होनी चाहिए, वन टू मेनी होनी चाहिए, मेनी टू मेनी होनी चाहिए, ठीक है। ये कार्डिनलिटी वाला जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे दिखता है? अब मैं सादा बता देता हूँ, ये सेल्स टेबल और ये प्रोडक्ट टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वन टू मेनी, ठीक है, ये वाला, इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं। हाँ ये जो है, इसके प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे कार्डिनलिटी में बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कार्डिनलिटी वाला एक ड्रॉप डाउन है,
इसमें ये चारों कार्डिनलिटी पड़ी है। 1 to many माने 1 to many या many to 1, ये जो कॉमन होती है कार्डिनलिटी, ये बहुत बार तुम यूज़ करोगे, यही यूज़ करोगे मोस्टली। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट टेबल में वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप होगी और सेल्स टेबल में मेनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप्स होगी। मतलब एक प्रोडक्ट मेनी सेल्स, इस तरह से वो रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद एक आती है क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। ये क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या होती है? सिंगल और बोथ साइडेड। माने इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल रखते हो, मतलब एक टेबल में कुछ फिल्टर लगाते हो तो दूसरे टेबल में वो अफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन तुम बोथ साइडेड या बाय डायरेक्शनल रखते हो, तो क्या होगा कि तुम एक टेबल में फिल्टर लगाओगे, दूसरे टेबल में अफेक्ट होगा, और वाइस वर्सा, अगर दूसरे टेबल में लगाओगे तो फर्स्ट टेबल में भी अफेक्ट होगा। तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। तो ये टिक जो होता है, ये बाय डिफॉल्ट टिक रहता है, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव रिलेशनशिप रहती है, ठीक है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये देखो, यहाँ पे हर एक रिलेशनशिप एक्टिव रिलेशनशिप है, ठीक है। ये कैसे पता चला कि एक्टिव रिलेशनशिप है? क्योंकि ये जो लाइन जो है ना दो टेबल के बीच में, ये सॉलिड लाइन है। इनएक्टिव रिलेशनशिप में वो लाइन डॉटेड हो जाती है, डॉट 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 करके हो जाती है, ठीक है। तो ये बात है। तो किसी भी दो टेबल के बीच में एक ही एक्टिव रिलेशनशिप हो सकती है, बाय द वे। किसी भी दो टेबल के बीच में एक ही एक्टिव रिलेशनशिप हो सकती है, या मल्टीपल इनएक्टिव रिलेशनशिप हो सकती है, बट एक्टिव एक ही हो सकती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो हाँ, तो ये तो हो गया मेरे ख्याल से। उसके बाद एक्टिव इनएक्टिव बता दिया। मैं थोड़ा इसके बारे में भी बता देता हूँ, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और गैलेक्सी स्कीमा, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन जैसा हो सकता है कि स्टार स्कीमा क्या होता है। क्योंकि जो अपन ने देखा, ये स्टार स्कीमा, इसमें बड़ा सिंपल है, बहुत ही कॉमन। फैक्ट टेबल बिच्चू में होगा, उसके आजू बाजू क्या होगा? डायमेंशनल टेबल, ठीक है। तो ये तो खाली फैक्ट स्टार स्कीमा हो गया। हो सकता है तुम्हारे पास ऐसा सिनारियो आए जब तुम स्नोफ्लेक स्कीमा भी यूज कर। स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है? स्नोफ्लेक स्कीमा में एक फैक्ट टेबल होगा, मल्टीपल डायमेंशनल टेबल होंगे, उस डायमेंशनल टेबल्स के अलावा भी सब डायमेंशनल टेबल्स होंगे। माने इस डायमेंशनल टेबल से जुड़ा हुआ एक और डायमेंशनल टेबल होगा, ठीक है। मैं उसको बता देता हूँ, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। मेरे पास उसका डायग्राम तो नहीं है, बट डायरेक्टली मैं इसका इमेज ही दिखा देता हूँ ना डायरेक्टली। ये देखो, ये अपना स्टार स्कीमा है, ठीक है। ये वाला जो है, ये है स्टार स्कीमा, समझे। मैं डायमेंशनल क्या कहते हैं उसको, स्नोफ्लेक स्कीमा का भी डायग्राम बता देता हूँ। स्नोफ्लेक का कोई वेक्टर अपने पास, हाँ ये रखो, ये देखो, ये एक फैक्ट टेबल, उसके सराउंडिंग डायमेंशनल टेबल, और डायमेंशनल टेबल के आगे भी सब डायमेंशनल टेबल होते हैं, है ना। तो उसको ही तुम नॉर्मलाइज करते हो। नॉर्मलाइज यानी बड़े टेबल को डिवाइड करते हो। ये उसी की रिलेटेड डेटा होगा। अगर एक बड़े टेबल में वो डेटा रखना इम्पॉसिबल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो तुम उसको डिवाइड करते हो छोटे छोटे टेबल्स में। तो इस तरह से वो सब टेबल्स बन जाते हैं। तो ये स्नोफ्लेक स्कीमा का एक स्ट्रक्चर है। किसी इंटरव्यूअर ने पूछा तो बता देने का। मैं गैलेक्सी वाला भी बता देता हूँ यार, तुम भूल जाऊंगा। बहुत दिन हो गया मैं गैलेक्सी यूज़ नहीं करा। गैलेक्सी का कुछ है क्या अच्छा खासा? ठीक है, यही बता देता हूँ। ये देखो, गैलेक्सी में क्या होता है कि अगर तुमको मल्टीपल फैक्ट टेबल्स बनाने हैं, स्टार स्कीमा में अपन ने क्या किया कि एक ही फैक्ट टेबल लिया था। गैलेक्सी स्कीमा में, गैलेक्सी वेयरहाउस स्कीमाज में कभी कभार क्या होता है कि मल्टीपल फैक्ट टेबल्स की जरूरत पड़ जाती है। तो तुम उस केस में ये गैलेक्सी स्कीमा यूज कर सकते हो। मोस्टली तो एक स्कीमा तुम यूज नहीं करोगे अपनी जिंदगी में, नहीं यूज करोगे, बट ये इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव में बता रहा हो। अगर उन्होंने कुछ पूछा ऐसे एडवांस लेवल पे, तो ये उसको चिपका देने का, ऐसे बता देने का, ठीक है। ओके, तो अपन ने इस पे एक आर्टिकल लिखेला है, तो उस पर तुम जाके वो सब चेकआउट कर सकते हो। तो बस यही है, ठीक है। तो इस तरह से तुम उसको रिलेशनशिप बना के, है ना, तुम ये कर सकते हो, अपनी मॉडलिंग तैयार कर सकते हो। रिलेशनशिप्स को एक्टिव इनएक्टिव ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक्टिव रिलेशनशिप्स में तुम स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस करते हो, वेरी वेरी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस करते हो। उसमें तुम विजुअलाइजेशंस पे डायरेक्टली एग्रीगेशंस करते हो, ठीक है। इनएक्टिव रिलेशनशिप्स में क्या करते हो? इनएक्टिव रिलेशनशिप्स माने, अब देखो, ये सेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल,
इसके बीच में और एक रिलेशनशिप बनाता हूँ, जो दूसरी रिलेशनशिप में जो बनाऊंगा, किस पे बनाओ यार, कस्टमर पे बनाओ क्या? कस्टमर आईडी है अपने पास यहाँ पे, कस्टमर कस्टमर के बारे में और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे कस्टमर आईडी है, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, बन जाती है कि देखता हूँ। हाँ, हो गया, देखो। अब ये कस्टमर और सेल्स टेबल के बीच में दो रिलेशनशिप है, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। जो इनएक्टिव है वो डॉटेड लाइन है ना। तो इनएक्टिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि तुम कोई स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस नहीं करते, तुम उसमें क्या करते हो, तुम कस्टम कैलकुलेशंस करते हो, वेरी कस्टम कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसका जो प्रोपोगेशन, जो डायरेक्शन है वो भी देखो, फिल्टर का डायरेक्शन, प्रोपोगेशन इस तरफ है। इसमें क्या होता है कि तुम एक डैक्स फंक्शन यूज करते हो जिसको कहते हैं मेरे ख्याल से सिलेक्ट रिलेशनशिप फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन है ना, मैं भूल जाता हूँ यार, बहुत दिन हो गए मैं उस डैक्स फंक्शन को यूज नहीं करा। सिलेक्ट रिलेशनशिप फंक्शन होता है या कौन सा होता है? रिलेशनशिप, मुझे देखना पड़ेगा यार, उसमें सिलेक्ट रिलेशनशिप फंक्शन ही होता है मेरे ख्याल से। रिलेशनशिप फंक्शन, रिलेशनशिप्स में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? मेरे ख्याल से यूज रिलेशनशिप होना चाहिए। हाँ, यूज रिलेशनशिप ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ, यही यूज़ किया था मैंने, बहुत वक्त हो गया यार मैं इजी यूज़ किए हुए, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। तो हाँ, ये यूज़ रिलेशनशिप फंक्शंस यूज़ कर सकते हो इनएक्टिव रिलेशनशिप्स में। तो ये भी बहुत रेयरली यूज़ करोगे, मोस्टली तुम अवॉइड ही करोगे, तुम ना बाय डिफॉल्ट एक्टिव रिलेशनशिप्स ही यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये बात है। मैंने ख्याल से मैंने ये सारे जो बेसिक स्टेप्स है वो पूरे कर दिया। ठीक है, तुम जाके इसके डीप में जाके चीज़ें कर सकते हो, तुम सीख सकते हो, ऑफिशियल साइट पे जाके तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह Expecto Patronum! जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ।